हेलो, जय हिंद दोस्तों। GS 365 के सेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में, उसमें हम स्पीसीज इन न्यूज़ करके जो टॉपिक है उसको कवर कराने जा रहे हैं। इसमें हम जो भी स्पीसीज रही होंगी न्यूज़ पे उनको कवर कराएंगे इसके 2 से 3 लेक्चर में। तो आज के सेशन में हम देखेंगे जो भी स्पीसीज़ में क्या, जैसे इंडियन पेंगोलिन हो गया, चाइनीज़ पेंगोलिन हो गया, या फिर ऑलिव रिडले टर्टल हो गया, एशियन एलिफेंट या अफ्रीकी एलिफेंट में डिफरेंस क्या है, ये कहाँ पे हैबिटेट होता है इनका, साथ ही फ्लेमिंगो हो गया। जो भी सारी चीज़ स्पीसीज न्यूज़ में रही हैं उनको अच्छे से कवर कराएंगे। इनका IUCN का स्टेटस क्या है, साइट्स का स्टेटस क्या है, या फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कहाँ पे पाए जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम आज के इस लेक्चर में कवर कराएंगे। इनसे 2 से 3 लेक्चर बनेंगे इसके, ताकि लेक्चर जो हो ज़्यादा लंबा ना हो, चीज़ें आसानी इसमें आपको समझ में आए। ठीक है, तो लेक्चर में आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बाकी अगर कोई पहली बार लेक्चर देख रहा हो हमारा तो बता दूं, मेरा नाम है अक्षय सिंह, और आपको अगर तैयारी से रिलेटेड कोई डाउट एंड क्वेरी हो तो आप हमसे यहाँ पे आके पूछ सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ये मेरा इंस्टाग्राम का ID दे रखा है, और साथ ही लेक्चर की PDF के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वहाँ से आप आके लेक्चर की PDF भी पा सकते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हम बिना समय गवाए। तो जो स्पीसीज न्यूज़ पे रही हैं, ठीक है, जीव जंतु जो भी न्यूज़ पे रहे हैं उनको हम अच्छे से कवर करेंगे। जो भी न्यूज़ पे रही हैं महत्वपूर्ण प्रजातियाँ, हर चीज़ को अच्छे से कवर करेंगे। इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, और जहाँ पे चीज़ें मैं बोलूँ इसको पॉइंट आउट करना है तो मतलब उसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक, पहला जो प्रजाति है उसको क्या देखेंगे, ऑलिव रिडले कछुआ या ऑलिव रिडले टर्टल। ये बहुत साल से न्यूज़ पे रहा है, तभी तक इसमें एक बार क्वेश्चन बन भी चुका है, तो इसको देख लेते हैं। पहली चीज देखेंगे इसमें जो सुरक्षा की स्थिति कैसी है इसकी, मतलब इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जाता है कि कौन सी इंडेंजर्ड में है, कौन सी वल्नरेबल पे है, और साथ ही कौन सी IUCN में क्या कैटेगरी है, साइट्स में क्या कैटेगरी है, और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो हमारा है 1972 का, उसमें इनकी कैटेगरी क्या है। तो पहली चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे IUCN की जो कैटेगरी है जो ऑलिव रिडले टर्टल की, वो क्या है, वल्नरेबल है, मतलब इनकी प्रजाति ठीक ठाक पाई जाती है। ठीक है, वही साइट्स में देखें तो साइट्स में इसको कौन से परिशिष्ट वन में रखा गया, और वन्यजीव संरक्षण जो अधिनियम है उसकी अनुसूची 1 में रखा गया किसको, तो ऑलिव रिडले टर्टल को। तो ध्यान में रखिएगा क्या क्या चीज, जो ऑलिव रिडले टर्टल है उसको IUCN में रेड लिस्ट में कौन सा स्थान है, तो वल्नरेबल की कैटेगरी में रखते हैं उसको, और साइट्स की जो कैटेगरी है उसमें परिशिष्ट वन में रखते हैं, और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की जो अनुसूची 1 है उसमें रखते हैं इसको। देखते हैं इसके संदर्भ में कुछ चीजें दी गई हैं। जैसे ऑलिव रिडले टर्टल जो है वो समुद्री कछुआ है, पहली चीज ध्यान में रखिएगा, ये समुद्री कछुआ है, ने बंगाल की खाड़ी के तट पर घोंसला बनाना शुरू कर दिया है। तो हर साल ये प्रवास करके आते हैं यहाँ पे, ठीक है, बंगाल की खाड़ी के आसपास, तो वहां पे इन लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया, फिर से घोंसला बनाना स्टार्ट कर दिया, इसलिए ये न्यूज पे है। इसके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। ये जो ऑलिव रिडले टर्टल है हमारा, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो प्रशांत महासागर में, अटलांटिक में, और हिंद महासागर में, और कहाँ पे, गर्म पानी में पाए जाने वाला एक तरह का कछुआ है। ठीक है, पहली चीज क्या कि अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए कि यह केवल हिंद महासागर में पाया जाता है, तो नहीं, ये हिंद महासागर के साथ साथ अटलांटिक में और प्रशांत दोनों जगह पाया जाता है, मतलब 3 जगह टोटल पाया जाता है, वो भी तीनों जगहों के गर्म जल में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पे, प्रशांत में, अटलांटिक में और हिंद महासागर में। ठीक है, इन कछुओं ने को बड़े पैमाने पर घोंसला बनाने की परिघटना, जिसे इसको अरेबिदा कहते हैं, अरेबिडू भी इसको इंग्लिश में कहते हैं, अरेबिदा या अरेबिडू कहते हैं जिसको, इसलिए इनको जाना जाता है क्योंकि ये लोग बड़े पैमाने पर नेस्टिंग के लिए आते हैं। ठीक है, घोंसला यहाँ लिखा हुआ है, नेस्टिंग के लिए आते हैं, ठीक है, बड़े पैमाने पर, इसलिए इन कछुओं को जाना जाता है। ऑलिव रिडले कछुए जो होते हैं उनकी मादा प्रजातियां जो है प्रत्येक मौसम में तकरीबन क्या करती हैं, 1 से 3 बार घोंसला बनाते हैं, मतलब ये बड़े पैमाने पर साल में 3 बार क्या करते हैं, नेस्टिंग करते हैं या घोंसला बनाते हैं ऑलिव रिडले टर्टल जो है उनकी मादा प्रजातियां। ठीक है, बड़े पैमाने पर घोंसला बनाने के लिए ये गहीर माथा तट पर आते हैं जो भीतर कर्णिका राष्ट्रीय उद्यान के पास है। ठीक है, उड़ीसा के श्री कुल्या किश्ती और देवी नदी के मुहाने पर भी आते हैं। तो कहाँ कहाँ पे आते हैं, पहली चीज गहीर माथा के तट पर आते हैं जो भीतर कर्णिका राष्ट्रीय उद्यान के पास है, साथ ही उड़ीसा के ऋषि कुल्या किश्ती और देवी नदी जो किसके, महानदी की सहायक नदी है, उसके मुहाने पर भी आते हैं। तो 2 जगह आते हैं, उड़ीसा में गहीर माथा में भी, और ऋषिकुल्या किश्ती और देवी नदी जो है महानदी की सहायक नदी, वहां पे भी ये नेस्टिंग के लिए आते हैं। ठीक,
ये सर्वाहारी होते हैं, ठीक है, ये वेज और नॉन वेज दोनों खाते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, सर्वाहारी होते हैं, वेज नॉन वेज दोनों तरह के फूड ये लेते हैं। इनके भोजन विभिन्न प्रकार के शैवाल भी होते हैं, केकड़े होते हैं और मोलस्क इत्यादि इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इतनी चीज़ें इनके बारे में, ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में, ठीक है। ये टर्म ध्यान रखिएगा, अरेबिदा, जिसमें बड़े पैमाने पर नेस्टिंग जो करते हैं जो ऑलिव रिडले टर्टल, उसको अरेबिदा कहते हैं। प्रशांत अटलांटिक महासागर पाए जाते हैं, गर्म पानी में पाए जाने वाले कछुए हैं। बंगाल की खाड़ी में हर साल ये घोंसला बनाने आते हैं और साल में 3 बार ये क्या करते हैं, तकरीबन नेस्टिंग करते हैं। और ये जो इंडिया है वहाँ पे गहिर माथा के तट के पास आते हैं और उड़ीसा के ऋषिकुल्या, किश्ती और देवी नदी के मुहाने पर आते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, और सर्वाहारी होते हैं, ये भी चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो है तो ऑलिव रिडले टर्टल देख लिया हमने, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट है पेंगोलिन। तो पेंगोलिन के बारे में देख लेते हैं। पेंगोलिन की जो कैटेगरी IUCN में कौन सी, 2 तरह के पेंगोलिन होते हैं। पहली चीज ध्यान में रखिएगा, एक भारतीय पेंगोलिन होता है और दूसरा चीनी पेंगोलिन। जो भारतीय पेंगोलिन है वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, लुप्त प्राय कैटेगरी में। वहीं जो चीनी पेंगोलिन है उसको क्या क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इसको CR शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है चीनी पेंगोलिन, और इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है कौन सा, भारतीय पेंगोलिन। ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये जो दोनों है, चाहे चीनी पेंगोलिन हो चाहे भारतीय पेंगोलिन, ये साइट्स की कैटेगरी 1 में आते हैं और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अनुसूची 1 में आते हैं। तो इतनी चीजें इसमें ध्यान में रखिएगा। तो पेंगोलिन के बारे में, उसकी सुरक्षा की स्थिति क्या है, साइट्स की कैटेगरी में जो भारतीय पेंगोलिन है वो क्या है, लुप्त प्राय कैटेगरी में आता है IUCN की। वहीं चीनी पेंगोलिन जो है वो IUCN की क्रिटिकली इंडेंजर्ड या गंभीर रूप से लुप्त प्राय कैटेगरी में आता है, ठीक। और साइट्स में परिशिष्ट 1 में और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अनुसूची 1 में आता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। न्यूज में क्यों 18 फरवरी को विश्व पेंगोलिन दिवस पड़ता है, ठीक है। 18 फरवरी को विश्व पेंगोलिन दिवस के अवसर पर ट्रैफिक जो है और जो वर्ल्ड वाइड फंड नेचर फॉर इंडिया है उसकी रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2018 से 22 के दौरान भारत में पेंगोलिन के अवैध वन्यजीव व्यापार में वृद्धि हुई है, तो इसलिए न्यूज में। तो ट्रैफिक और जो वर्ल्ड वाइड फंड है WWF जो इंडिया है, उसने क्या किया है कि एक रिपोर्ट पब्लिश की है, जिस रिपोर्ट के आधार पर यह बताया गया कि 2018 से 22 के दौरान भारत में पेंगोलिन के अवैध वन्यजीव व्यापार पर वृद्धि देखी गई है। ये कब, विश्व पेंगोलिन दिवस के अवसर पर यह रिपोर्ट निकाली गई थी, 18 फरवरी को जो विश्व पेंगोलिन दिवस होता है। इसके बारे में कुछ चीज जान लेते हैं। पेंगोलिन जो होता है वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक तस्करी किए जाने वाले जीवों में शामिल है। पेंगोलिन जो है एकमात्र ऐसा स्तनधारी जीव है जिसका शरीर पूरी तरह से किसके सल्कों से ढका हुआ होता है। अगर आपने इसको ना देखा हो तो मैं भी इसकी इमेज मर्ज कर दूंगा। तो ये क्या होता है, जिसका शरीर पूरी तरह से किसके सल्कों से ढका हुआ होता है, उसका उपयोग क्या करते हैं, शिकारियों से खुद को बचाने के लिए करते हैं पेंगोलिन, ठीक है। तो इतनी चीज ध्यान रखिएगा। साथ ही इनका जो भोजन क्या होता है, ये चींटियों को खाते हैं, दीमकों को खाते हैं और लार्वा को खाते हैं, और ये चींटीखोर के रूप में भी इनको जाना जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे चींटीखोर के रूप में किसको जाना जाता है तो पेंगोलिन को जाना जाता है, ठीक। इतनी चीज ध्यान में रखिएगा। और एकमात्र ऐसा स्तनधारी जीव है जिसका शरीर पूरी तरह से सल्कों से ढका होता है और सर्वाधिक तस्करी किए जाने वाले जीवों में भी शामिल है ये पेंगोलिन। भारत में भारतीय पेंगोलिन और चीनी में चीनी पेंगोलिन, ये आपको पता होना चाहिए। पेंगोलिन जो कैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं तो शुष्क क्षेत्रों में, उच्च हिमालयी और उत्तर पूर्व को छोड़कर भारत में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। तो कहाँ कहाँ पे, शुष्क क्षेत्र को छोड़ दीजिए, उच्च हिमालय को छोड़ दीजिए और उत्तर पूर्व को छोड़कर भारत के में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। इनके आवासों में उष्णकटिबंधीय और बाढ़ वाले जंगल, घनी झाड़ियाँ, साफ तथा खेती वाले क्षेत्र, सवाना घास के मैदान भी शामिल है। तो कहाँ कहाँ इनके पाए जाते हैं ये, तो उष्णकटिबंधीय और बाढ़ वाले जंगल में, घनी झाड़ियाँ वाले क्षेत्रों में, खेती वाले क्षेत्रों में और सवाना घास के मैदान में भी ये पाए जाते हैं। तो ये इनका निवास हैबिटेट है, ठीक है। तो इतनी चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्या, हाथी के बारे में देख लेते हैं। तो हाथी के संदर्भ में कुछ चीज़ें दे रखी हैं, जैसे जो सुरक्षा की स्थिति क्या है हाथी की, तो IUCN की कैटेगरी में, किसमें, एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। EN से शॉर्ट फॉर्म में एंडेंजर्ड को डिनोट किया जाता है। वही साइट्स की कैटेगरी में परिशिष्ट 1 में आते हैं। देखिए साइट्स की कैटेगरी परिशिष्ट 1 और वाइल्ड लाइफ से जो एक्ट है 1972 का अनुसूची 1, अगर कोई भी जानवर IUCN की, ध्यान में रखिएगा, ज़्यादातर जो जानवर हैं IUCN के अगर इंडेंजर्ड या ये इंडेंजर्ड कैटेगरी या क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं तो वो ऑब्वियसली इनको टिक कर दीजिएगा, वो किस में आएंगे, तो परिशिष्ट 1 में साइट्स की आएंगे और
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अनुसूची 1 में ही आएंगे। हाथी के संदर्भ में कुछ न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि राष्ट्रपति जो हमारी हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने, उन्होंने क्या किया, हाथी परियोजना के 30 वर्ष पूरे होने पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव में भाग लिया था, इसलिए न्यूज़ में है। तो गज उत्सव में भाग लिया था राष्ट्रपति ने, हाथी परियोजना के 30 वर्ष पूरे हो गए थे इस चक्कर में, तो इसीलिए न्यूज़ में है। हाथी स्पष्ट रूप से विशाल शरीर वाले सबसे बड़े भूमि स्तनधारी हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ा स्तनधारी तो वेल होती है, ध्यान में रखिएगा, सबको पता होगा। और भूमि के सबसे बड़े स्तनधारी कौन है, तो हाथी हैं। नर हाथी अलग थलग या छोटे बिना जोड़ों के समूह में रहते हैं। जो नर हाथी होता है, मेल एलिफेंट, वो क्या अलग थलग रहते हैं और छोटे समूह में रहेंगे या बिना जोड़े के रहते हैं। वहीं एक मादा हाथी जो होती है वो हर 4 से 5 साल में एक बार में क्या 22 महीने की गर्भधारण अवधि के बाद बच्चा पैदा करती है। तो 22 महीने की गर्भधारण की अवधि के बाद जो फीमेल एलिफेंट है वो क्या करती है, हर 5 साल में गर्भधारण करती है और एक बच्चा पैदा करती है। किसी भी स्तनपायी में सबसे लंबी अवधि है जो गर्भधारण की 22 महीने की, किसी भी स्तनधारी में जो गर्भधारण की सबसे लंबी अवधि है वो हाथी में पाई जाती है 22 महीने की, वही यहाँ पे दे रखा है। एशियाई हाथी का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, एलिफास मैक्सिफस। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या नाम है, एलिफास मैक्सिमस नाम होता है किसका, तो यहाँ हिंदी में गलत लिख गया है, मैक्सिमस होगा यहाँ पे। तो एलिफास मैक्सिमस नाम होता है किसका, एशियाई हाथी का वैज्ञानिक नाम, ठीक है। वहीं अफ्रीकी हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है, लोक्सोडोंटा अफ्रीकाना, ठीक है। लोक्सोडोंटा अफ्रीकाना जो अफ्रीकी हाथी होता है उसका नाम होता है। भारत के हाथी गलियारे 2023 रिपोर्ट के मुख्य बिंदु कुछ दे रखे हैं यहाँ पे। तो केंद्र ने 2 आवासों के बीच आवाजाही के लिए हाथियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 60 से अधिक नए गलियारों की पहचान की, जिससे देश भर में नए मार्गों की कुल संख्या कितनी हो गई, तो 150 हाथी गलियारे हो गए। हाथी गलियारा एक चीज वो होता है कि मान लीजिए एक ये क्षेत्र है और एक ये दूसरा क्षेत्र है, ये ए क्षेत्र है, ये बी क्षेत्र है, और ये हाथी क्या है, इस क्षेत्र से इस क्षेत्र में आवाजाही इन लोग की होती है, तो इसको क्या, ये जो बीच का क्षेत्र होगा इसको क्या हाथी गलियारा घोषित किया जाता है। तो वही क्या 60 से अधिक नए गलियारों की केंद्र सरकार ने पहचान की है। तो अब टोटल कितने हाथी गलियारे हो गए देश में, 150 हो गए। भारत में पहचाने गए हाथी गलियारों की संख्या जो है सबसे अधिक कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। सबसे अधिक हाथी गलियारों की संख्या कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में, जो सभी मार्गों का 17% से अधिक कैप्चर करता है, ठीक है। तो सबसे अधिक अगर आपसे पूछे हाथी गलियारा कहाँ पे पाए जाते हैं, तो वेस्ट बंगाल में, ध्यान में रखिएगा, वेस्ट बंगाल में सबसे अधिक हाथी गलियारे पाए जाते हैं, ठीक है। रिपोर्ट में 15 राज्यों में 150 हाथी गलियारों का मानचित्रण किया गया, उन्हें 4 भौगोलिक क्षेत्रों में भी वर्गीकृत किया गया। जो भौगोलिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया वो कौन कौन से क्षेत्रों में, उत्तरी हो गए, उत्तर पूर्वी हो गए, पूर्व मध्य हो गए और दक्षिणी हो गए। पहचाने गए हाथी गलियारों में लगभग 84%, मतलब 84% राज्य की सीमाओं के भीतर होते हैं और लगभग 13% अंतर्राज्यीय हाथी गलियारे हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें इसमें बताई गई हैं। माइक कार्यक्रम तो देख लेते हैं, माइक कार्यक्रम के बारे में क्या दिया गया है। साइट्स के कॉप जो संकल्प होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का संकल्प जो होता है साइट्स का, उसके अनुसार 2003 में दक्षिण एशिया में शुरू किया गया कार्यक्रम है माइक। तो माइक कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया, ध्यान में रखिएगा, साइट्स के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। कब शुरू किया गया, 2003 में शुरू किया गया, दक्षिण एशिया में इसको शुरू किया गया। उद्देश्य क्या था, हाथी रेंज वाले राज्यों को सूचित प्रबंधन निर्णय लेने और दीर्घकालिक हाथी आबादी प्रबंधन के लिए संस्थागत क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करना। तो ये एक तरह के इसमें इनिशिएटिव लिया गया था साइट्स के द्वारा माइक कार्यक्रम के तहत, ठीक है। 2003 में इसको स्टार्ट किया गया था। अगर सिंपल क्वेश्चन बन जाए माइक कार्यक्रम किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो साइट से ध्यान रखिएगा। भारत में माइक साइट्स कितनी है, तो एक है चिरांग रिपू असम में, दूसरी धंग पाटकी असम में, तो ये दोनों असम में हो गई। एक कहाँ पे पड़ेगी हमारी, तो एक पड़ेगी पश्चिम बंगाल में जिसको पूर्वी द्वार कहते हैं, देवमाली अरुणाचल में पड़ेगी, गारो हिल्स आपको पता होगा मेघालय में पड़ते हैं, मयूरभंज उड़ीसा में पड़ता है, मैसूर कर्नाटक में, नीलगिरी तमिलनाडु में, शिवालिक उत्तराखंड में, वायनाड केरल में। तो ये कितने हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 हाथी गलियारे, सॉरी 10 माइक साइट, 10 जो हैं भारत में माइक साइट्स हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। चिरांग रिपू जो असम में पड़ता है, ये 2 नाम ध्यान रखिएगा, ये 3। और अगर देवमाली ना पता हो अरुणाचल में तो इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। बाकी आपको पता होगा गारो हिल्स मेघालय में पड़ती है, मयूरभंज उड़ीसा में, मैसूर कर्नाटक में,
नीलगिरी तमिलनाडु में, शिवालिक उत्तराखंड में और वायनाड केरल में पड़ता है। बाकी चिरांग रीपू नहीं समझ में आ रहा होगा, धंग पाटकी नहीं आ रहा होगा। पूर्वी द्वार भी आपको पता ही होना चाहिए, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और देवमाली जो है अरुणाचल में पड़ता है। तो ये माइक साइट्स हैं कहाँ पे इसकी, हाथियों के लिए। हाथी परियोजना के बारे में देख लेते हैं। हाथियों की आबादी बढ़ाने और उनके आवास को सुरक्षित करने के उद्देश्य से 1992 में एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की गई थी। तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी ये, कौन सी, एलिफेंट प्रोजेक्ट एलिफेंट जो था हमारा, ठीक है। और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है प्रमुख हाथी रेंज वाले राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है इसी परियोजना के तहत। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट्री एंड क्लाइमेट चेंज जो मिनिस्ट्री है हमारी, उसने क्या किया, हाथी परियोजना के लिए कार्य करता है वो। और वो क्या करता है, प्रमुख हाथी रेंज वाले राज्यों में वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान करता है। भारत में कितने एलिफेंट रिजर्व हैं, तो 33 एलिफेंट रिजर्व हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में कितने एलिफेंट रिजर्व हैं, तो 33 एलिफेंट रिजर्व हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। हाथी परियोजना कब चालू की गई थी, 1992 में। वहीं माइक ध्यान में रखिएगा, माइक कार्यक्रम 2003 में शुरुआत किया गया था साइट्स के द्वारा। इतनी चीज़ें इसमें ध्यान में रखिएगा। कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। जो अफ्रीकन हाथी और एशियन एलिफेंट है, इनमें डिफरेंस क्या है। तो एशियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट के बीच डिफरेंस देख लेते हैं। तो ये क्या होते हैं, जो अफ्रीकन एलिफेंट होते हैं वो साइज में बहुत बड़े होते हैं और जो उनके कान होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, फैन शेप के। और इनका जो हेड होता है राउंडेड होता है, ये देख सकते हैं राउंडेड हेड है, ठीक है। और बिगर टस्क होती है इनके पास, प्रेजेंट इन बोथ मेल और फीमेल। मतलब जो मेल और फीमेल है दोनों के पास इसके पास टस्क होती है, ध्यान रखिएगा। और क्या चीज़, जो ट्रंक है इसमें क्या है, विजिबल एंड हैवीली रिंग्ड with 2 distinct finger and at the end of its trunk। रिंकल स्किन होती है, सुकड़ी हुई स्किन होती है। रेन फॉरेस्ट वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका थ्रू सवाना एंड डिजर्ट अफ्रीका। तो ये यहाँ पाए जाते हैं। 70 साल के आसपास ये लोग जीते हैं, लाइफ स्पैन इनका होता है, जो अफ्रीकन हाथी होते हैं। तो इतनी चीज़ें इसमें ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें अफ्रीकी हाथी के बारे में हम लोग ने देख ली। अब देखते हैं एशियन जो एलिफेंट है उनके बारे में कुछ चीज़ें और जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिया गया, जो कान होते हैं अफ्रीकी हाथी के बड़े होते हैं, वही जो एशियन हाथी होता है उसके कान छोटे होते हैं और राउंड शेप के होते हैं। और वही जो फैन की तरह होते हैं किसके कान, अफ्रीकी हाथी के। हेड शेप उनका राउंड होता है, किसका, अफ्रीकी हाथियों का। वहीं जो हमारे एशियन हाथी हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवाइड है 2 तरह से। तो 2 डाउन हेड होता है इनका विद एन इंडेंट रनिंग अप सेंटर ऑफ द हेड। तो ये हेड शेप इस प्रकार से होता है, कट बना होता है बीच में, ठीक है। और ये जो इनकी क्या दांत होते हैं, जो दांत होते हैं हाथी के दांत, टस्क जिसको इंग्लिश में कहते हैं, अफ्रीकी हाथी के बड़े होते हैं और दोनों मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। वहीं अगर एशियन हाथी में देखें तो छोटे दांत होते हैं इनके, और जो सिर्फ मेल में ही पाए जाते हैं, फीमेल में हाथी दांत नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। वहीं देखिए अगर सूंड की बात, तो विजिबल एंड हैवी रिंग्ड होती है इनकी सूंड में, ये देख सकते हैं रिंग टाइप की बनी है सूंड में, ये देख सकते हैं। तो और जो एशियन हाथी होते हैं वो किसमें, उनकी क्या होती है, 1 फिंगर एंड क्या होता है, प्लेन टाइप की होती है, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है, ईयर बड़े होते हैं अफ्रीकी हाथी के, एशियन हाथी के छोटे होते हैं। हेड उनका राउंडेड होता है अफ्रीकी हाथी का, इंडियन हाथी का 2 डॉर्मड हेड होता है। हाथी दांत अफ्रीकी हाथी जो होते हैं उसमें मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। एशियन हाथी में सिर्फ मेल्स के पाए जाते हैं दांत, वो भी छोटे होते हैं और फीमेल्स में नहीं पाए जाते हैं। सूंड जो होती है अफ्रीकी हाथी की, वो देखा होगा सुकड़ी होती है, राउंड शेप में उसमें आकृति बनी हुई होती है। वहीं अगर एशियन हाथी देखें तो प्लेन होती है, ठीक है। और साथ ही अगर स्किन टेक्सचर देखें तो रिंकल स्किन, इनकी जो अफ्रीकी हाथी होते हैं सुकड़ी स्किन होती है, रिंकल पड़े होते हैं। वही स्मूथ स्किन होती है एशियन हाथी की। डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया हमने, कहाँ कहाँ रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका के, और सवाना के जंगलों में भी पाए जाते हैं, और डिजर्ट में भी पाए जाते हैं अफ्रीका के। वहीं भारतीय हाथी जो एशियन हाथी देखे वो कहाँ, फॉरेस्ट एरिया में पाए जाते हैं और साउथ एशिया में ज़्यादातर, ठीक है। और लाइफ स्पैन जो होता है बड़ा होता है अफ्रीकी हाथी का, 70 साल का होता है। वहीं एशियन हाथी केवल 48 साल की उम्र तक ही इनकी लाइफ होती है। तो ये चीज़ें इसमें बता दी गई डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा देख रखा है क्या, स्लॉथ भालू, स्लॉथ बियर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, स्लॉथ भालू, देवनागरी में ही लिख दिया गया स्लॉथ। तो स्लॉथ बियर या स्लॉथ भालू। कैटेगरी वल्नरेबल
ये मैंने स्टार्टिंग बताया, साइट्स भी 1 में होगी परिशिष्ट, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट है हमारा उसमें भी अनुसूची 1 में ही आएगी। स्लॉथ भालू के बारे में देख लेते हैं। ये सूखे और नम जंगलों तथा घास के मैदानों में रहते हैं। इस प्रजाति की लगभग 90% आबादी कहाँ, भारत में पाई जाती है। तो स्लॉथ बियर की 90% आबादी कहाँ, भारत में पाई जाती है। अगर ये क्वेश्चन बन जाता है कि सर्वाधिक आबादी जो है स्लॉथ बियर की या स्लॉथ भालू की कहाँ भारत में पाई जाती है, तो आप इसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पूछे स्लॉथ भालू एकमात्र केवल भारत में पाए जाते हैं तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। वैज्ञानिक नाम इसका क्या है, मेलर्सस उर्सिनस। तो ये ध्यान में रखिएगा, मेलसर्स उर्सिनस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। इसको फिर से पढ़ लीजिएगा। एवरेज लाइफ कितनी है इस भालू की, स्लॉथ बियर की, तो 16 वर्ष की है। ये सर्वाहारी ये भी होते हैं, आम, अंजीर, दीमक, चींटियाँ सब कुछ ये खाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा स्लॉथ बियर के बारे में। भारत में स्लॉथ बियर जो है देर से वसंत से गर्मियों की शुरुआत में प्रजनन करते हैं। तो भारत में जो स्लॉथ बियर है वो क्या देर से जो क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं गर्मियों की शुरुआत में, ठीक है। और जन्म से पहले हफ्ते या महीनों में मादा को डेनिंग व्यवहार प्रदर्शित कर सकती है। तो जन्म से पहले हफ्ते या महीनों में मादा जो होगी डेनिंग व्यवहार प्रदर्शित कर सकती है, जहां वह गड्ढा खोदती है और गुफा में जगह तैयार करती है, जहां पे वो जन्म देती है किसी को, ठीक। और खानाबदोश कलंदर समुदाय के लोगों द्वारा इनका शोषण लोगों को मनोरंजित करने के लिए किया जाता है स्लॉथ बियर का। इसे लेविएटेड भालू भी कहा जाता है। तो अगर पूछे लेविएटेड भालू किसे कहा जाता है तो स्लॉथ बियर को ही कहा जाता है। आहार अभी देख लिया हमने, चींटियाँ, भृंग, दीमक, ये कीड़े, फल, ये सब चीज़ें खाते हैं। जो इनका हैबिटेट है या निवास स्थान है वो कहाँ पे है, घास के मैदान है, जंगल और झाड़ियों के बीच भी रहते हैं। शुष्क और नम उष्णकटिबंधीय वन में रहते हैं, शुष्क और नम उष्णकटिबंधीय वन में। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ये भारत में सबसे सर्वाधिक 90% पाए जाते हैं। उसके बाद श्रीलंका, नेपाल, भूटान आदि स्थानों पर भी पाए जाते हैं। भारत में स्लॉथ भालू की जनसंख्या जो है करीबन 6 से 10 हज़ार के बीच है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, इनकी जनसंख्या 6 से 10 हज़ार है, इसीलिए वल्नरेबल की कैटेगरी में आता है, ठीक। तो इतनी चीज़ें ध्यान रखिएगा स्लॉथ बियर के बारे में। IUCN वल्नरेबल साइट्स परिशिष्ट 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अनुसूची 1 सूखे नम जंगलों में पाए जाते हैं। 16 वर्ष की आयु होती है, सर्वाहारी होते हैं। जो इनकी मादा हैं वो डेनिंग व्यवहार करती हैं, जन्म से 1 हफ्ते पहले या महीने पहले जो गड्ढा खोदती हैं वहाँ पे उसको जन्म देते हैं बच्चे को। खानाबदोश लोग के कलंदर समुदाय है वो इसका शोषण करते हैं मनोरंजन करने के लिए। और इसको लेविएटेड भालू भी कहा जाता है। निवास स्थान सब सर्वाधिक भारत में पाए जाते हैं, लेकिन उसके अलावा श्रीलंका, नेपाल, भूटान में भी इनका निवास स्थान है। नेक्स्ट देखते हैं लेजर फ्लेमिंगो। तो लेजर फ्लेमिंगो देख लेते हैं। तो ये पहली चीज़, इसकी कैटेगरी जो है नियर थ्रेटेंड है, खतरे के करीब है, ठीक है, खतरे पे नहीं है। तो नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में परिशिष्ट 2 में आ जाएगा ये साइट्स की। तो लेजर फ्लेमिंगो जो है वो क्या परिशिष्ट 2 में आता है, और IUCN की रेड लिस्ट में नियर थ्रेटेंड में आता है, खतरे के करीब है, मतलब अभी खतरा इस पर आया नहीं है। 6 साल की लंबी अनुपस्थिति के बाद लेजर फ्लेमिंगो जो है पुलिकट झील पर लौटे हैं, तो इसलिए न्यूज़ पे हैं। फ्लेमिंगो के बारे में देख लेते हैं। फ्लेमिंगो के बारे में क्या है, इस प्रजाति का आहार जो है सूक्ष्म ब्लू ग्रीन एल्गी या नीले हरे शैवाल हैं, और बेंटिक डाइटम शामिल होते हैं, जो केवल खारी और झारी झीलों, नमक के मैदान और खारे तटीय लेगून में पाए जाते हैं। तो मतलब ये खारे क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये जो आहार जो इनका आहार है वहीं पे ये भी जाते हैं अपने आहार के लिए, ठीक है। तो क्या ब्लू ग्रीन एल्गी इनके शैवाल जो होते हैं वो इसके आहार हैं, और ये केवल खारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और क्षारी जो झीलें होती हैं, नमक के मैदान हो गए, खारे तटीय लेगून हो गए, वहीं पे पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर, अफ्रीका के नीचे होगा, देखा होगा मैप ने आपने, यमन हो गया, पाकिस्तान हो गया, और पश्चिमी भारत। तो वेस्ट जो भारत है अपना, पश्चिमी भारत, राजस्थान, गुजरात वाला क्षेत्र हो गया, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। लेजर फ्लेमिंगो एक फिल्टर फीडर है। यह रात तथा सुबह के समय भोजन करता है, और इनका रंग कैरोटिनॉइड वर्णक से आता है। तो ये लेजर फ्लेमिंगो का जो रंग होता है वो कैसे आता है, तो कैरोटिनॉइड वर्णक से आता है, जो अपने आहार के रूप में उपभोग करते हैं। नर और मादा दोनों अपने बच्चों को एक प्रकार का पोषण प्रदान करते हैं, जिसे क्रॉप मिल्क कहा जाता है। तो क्रॉप मिल्क ये अपने बच्चों को
मतलब पोषण के लिए प्रदान करते हैं, नर और मादा दोनों। प्रस्तावित सोडा ऐश खनन और जल विद्युत ऊर्जा विकास ने तंजानिया के लेक नेट्रॉक में उनके प्रजनन स्थल को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। तो ये खनन जो होता है, सोडा ऐश खनन और जल विद्युत ऊर्जा जो विकास ने तंजानिया के लेक नेट्रॉक, एक जगह पड़ती है लेक नेट्रॉन, वहाँ पे उनके प्रजनन स्थल को नकारात्मक रूप से प्रभावित भी किया है। इस चक्कर में भी ये न्यूज़ में है। दो तरह के फ्लेमिंगो दिखा रखे हैं यहाँ पे, लेज़र फ्लेमिंगो और ग्रेटर फ्लेमिंगो। तो इनके बारे में देख लेते हैं। जो लेज़र फ्लेमिंगो होता है, इसका रंग जो होता है हल्का गहरा गुलाबी होता है, ठीक है। वहीं ग्रेटर फ्लेमिंगो का रंग कैसा, गुलाबी भी होता है, सफ़ेद भी होता है, ठीक है। गुलाबी सफ़ेद होता है, पीला भी होता है और पंख के कुछ हिस्से लाल रंग के भी होते हैं। तो ये कई कलर का होता है। वहीं लेज़र फ्लेमिंगो सिर्फ गुलाबी कलर का होता है। लेज़र फ्लेमिंगो जो होता है सतही फीडर होता है, जो पानी के ऊपर अपना भोजन एकत्रित करता है। वहीं ग्रेटर फ्लेमिंगो जो होता है उथली झीलों के तल से अपना भोजन एकत्रित करता है। कॉलोनियाँ बहुत बड़ी होती हैं लेज़र फ्लेमिंगो की, वहीं ग्रेटर फ्लेमिंगो जो है उसकी कॉलोनियाँ बहुत छोटी होती हैं। तो इतनी चीज़ें इसमें ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाकी बचे हुए जो हैं उनको एक दो लेक्चर में और कवर कर लेंगे। इसी प्रकार से पूरे जो होंगे क्या करेंगे, इनको हम 1 बाय 1 कवर करते हुए चलेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बहुत। आपको पता होगा अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी लेक्चर की पीडीएफ और या फिर आप इसको कहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे आप जाके इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।